नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। जनमत में बात होगी दिन भर की रही सुर्खियां और जो रही हैं बड़े मुद्दे, जनमत में होगी उन्हीं पर बात। हर एक खबर को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे और खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं भगवान विष्णु के तीसरे अवतार भगवान वराहदेव की। अधर्म और असुरता का अंत करने वाले वराह अवतार की जयंती इस बार सोमवार 25 अगस्त को मनाई जाएगी। सुदर्शन न्यूज आपसे अपील करता है कि इस दिव्य अवसर पर भगवान वराह की पूजा अर्चना अवश्य करें और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में वराह अवतार का विशेष महत्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और समुद्र की गहराइयों से पृथ्वी माता को अपनी दांतों में उठाकर पुनः ब्रह्मांड में स्थापित किया। यही कारण है कि भगवान वराह को धर्म और सत्य की रक्षा करने वाला अवतार माना जाता है। उनका अवतरण यह संदेश देता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर अवतार लेकर धर्म और न्याय की स्थापना करते हैं। भगवान वराह की महिमा यही नहीं रुकती, उन्हें शक्ति, पराक्रम और धैर्य का प्रतीक माना गया है। वराह देव के स्मरण से व्यक्ति को जीवन के संकटों से मुक्ति मिलती है और घर परिवार में समृद्धि आती है। शास्त्रों में भी यह उल्लेख मिलता है कि वराह देव की पूजा करने से व्यक्ति के रोग, दोष, भय और संकट दूर होते हैं। इस वर्ष यह पावन पर्व सोमवार 25 अगस्त को मनाया जा रहा है। देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, कथा और भजन कीर्तन का आयोजन होगा। सुदर्शन न्यूज अपने दर्शकों से अपील करता है कि वे इस शुभ अवसर पर भगवान वराहदेव का पूजन अर्चन करें, दीप प्रज्वलित करें और प्रार्थना करें कि देश से अधर्म, असुरता और अन्याय का अंत हो। वराह जयंती हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत पूजन करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और संकटों से मुक्ति मिलती है। सुदर्शन न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि वराह जयंती के दिन अपने घरों और मंदिरों में भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करें, परिवार संग भजन कीर्तन करें और धर्म की रक्षा के लिए आशीर्वाद मांगें। 25 अगस्त 2025 को वराह जयंती है और वराह जयंती हिंदुस्तान में पहले भी मनाई जाती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुअरों के भय से नहीं मनाई जा रही है। लेकिन सुअरों के भय को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय अगर कोई है तो मजबूती के साथ वराह जयंती को मनाना। मैं आपको अपील करता हूं, देश भर में, गली मोहल्ले में, चौक में, सोसाइटियों में, सभी जगह पर और हमारे यहां तो मंदिरों में भी वराह जयंती मनाई जा सकती है। देश भर में मनाई जाने वाली वराह जयंती को विशेष प्रसारण, विशेष कैंपेन, विशेष न्यूज, विशेष शो सुदर्शन पर दिन भर चलने वाले हैं और इसलिए हमें आपके वीडियो इस नंबर पर बनाकर भेजिए और सुदर्शन पर देखिए। पिछले वर्ष बड़े पैमाने पर वराह जयंती मनाना प्रारंभ हुआ है और आने वाले हर वर्ष में अब ये बढ़ना चाहिए। सुअरों का इलाज करने का यही सबसे बड़ा तरीका है। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया भगवान विष्णु के वराह अवतार की महिमा, जिन्होंने पृथ्वी को असुरों से मुक्त कर धर्म की रक्षा की थी। इस विशेष अवसर पर सुदर्शन न्यूज आप सबसे अपील करता है कि आप भी पूरे श्रद्धा भाव से वराह जयंती मनाएं और अपनी भक्ति का वीडियो हमें भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540558899। हम आपके वीडियो को दिखाएंगे और इस पावन पर्व की महिमा को हर घर तक पहुंचाएंगे। जय श्री वराहदेव। और अब हम बात करेंगे अगली खबर की। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग की मेहनत और जी जान से किए जा रहे काम का नतीजा है कि अब तक 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज जमा हो चुके हैं। यानी आयोग एक एक वोटर की जानकारी को पूरी तरह सुरक्षित और सटीक दर्ज करने में जुटा हुआ है। 1 सितंबर को फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी होने वाली है और उससे पहले ही लगभग पूरा काम निपटा लिया गया है। बीएलओ, स्वयंसेवकों, ईआरओ और एईआरओ की टीमों ने गांव-गांव, मोहल्लों और शहरों में जाकर दस्तावेज इकट्ठे किए।
आयोग का दावा है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के मुताबिक हुई है, लेकिन इस बीच विपक्ष का खेल भी जारी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिली भगत कर रहा है, जबकि तेजस्वी यादव ने तो इसे गोदी आयोग तक कह डाला। अब बड़ा सवाल यही है कि जब प्रक्रिया पूरी तरह नियमानुसार और पारदर्शी ढंग से चल रही है तो ऐसे आरोप किस लिए? दरअसल विपक्ष का असली संकट कहीं और है। बिहार चुनावों से पहले अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि विपक्ष का सीएम चेहरा कौन होगा। जनता पूछ रही है, अगर यह गठबंधन सत्ता में आता है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? लेकिन विपक्ष इस पर कोई साफ जवाब देने को तैयार नहीं है। ऐसे में वोट चोरी और आयोग पर आरोप लगाना केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि जब आयोग ने 98% से अधिक मतदाताओं की डिटेल्स दर्ज कर ली है, तब विपक्ष का आरोप सिर्फ चुनावी रणनीति है, जनता को गुमराह करने और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है। अब देखना यह होगा कि 1 सितंबर को जब फाइनल वोटिंग लिस्ट आएगी तब विपक्ष के आरोपों का क्या होगा। फिलहाल तस्वीर साफ है, चुनाव आयोग अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और विपक्ष केवल आरोपों और अटकलों के सहारे राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। 1 सितंबर को फाइनल वोटिंग लिस्ट प्रकाशित हो जाएगी। अब तक 58.2% लोगों के दस्तावेज जमा हो चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और वोट चोरी का मुद्दा उठाकर अपना चुनावी अभियान चला रहे हैं। आज तेजस्वी और राहुल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजस्वी ने चुनाव आयोग को बीजेपी का सेल बताते हुए गोदी आयोग कहा। वहीं राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिली भगत करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने एफिडेविट नहीं मांगते और हमसे मांगते हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। रविशंकर प्रसाद ने याद दिलाया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान बचाने का भ्रम फैलाकर वोट लिया। उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में क्या हुआ सबको पता है। उन्होंने पूछा, राहुल और तेजस्वी बताए कि जो मर चुके हैं उन्हें वोट देना चाहिए या जो 20 साल पहले बिहार के बाहर चले गए उन्हें वोट देना चाहिए। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि 3 लाख से अधिक नए वोटर्स ने फॉर्म भरा और दस्तावेज जमा करने के नाम के साथ साथ दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया भी चल रही है। आयोग का मानना है कि तय समय सीमा के पहले ही यह पूरा हो जाएगा और 30 सितंबर को वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बिहार में 24 जून से 25 जुलाई तक चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत वोटरों की गणना का काम पूरा किया गया। इसके बाद 1 अगस्त को मतगणना सूची का प्रारूप सामने आया। इसके आधार पर दावा, आपत्तियां और दस्तावेज जमा करने के लिए अगस्त के 1 सितंबर तक पूरे 1 महीने का समय दिया गया। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जहां एक तरफ चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने में जी जान से जुटा हुआ है, वहीं राहुल और सभी विपक्षी दल चुनाव आयोग के काम को रोकने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। वोट चोर और न जाने क्या क्या साबित करने में जुटे विपक्ष के आरोपों के बावजूद चुनाव आयोग अपना काम पूरी तत्परता से कर रहा है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल लोकसभा चुनाव के समय भी संविधान बचाने का भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह करते रहे और हर बार उनका झूठ पकड़ा गया और इस बार भी राहुल का यह झूठ पकड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। क्या नासिक की पवित्र भूमि पर लैंड जिहाद चलेगा? महाराष्ट्र के नासिक से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पालखेड गांव में कब्रिस्तान की आड़ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। लाखों की सरकारी निधि भी इसमें बहा दी गई, लेकिन पंचायत ने सब कुछ देखते हुए भी चुप्पी साध ली। सवाल है, क्या नासिक की परंपरा, गंगा तट की आस्था और आने वाला महाकुंभ सब कुछ इस षड्यंत्र के आगे गिरवी रख दिया जाएगा? 2027 में नासिक में महाकुंभ होने वाला है। करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और अखाड़े एक साथ जुटेंगे, लेकिन उससे पहले ही नासिक की पावन भूमि पर लैंड जिहाद का दाग लग चुका है।
पालखेड़ गांव में सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान बनाने के नाम पर अतिक्रमण कर लिया गया। महाराष्ट्र भूमि महसूल अधिनियम के मुताबिक किसी भी धार्मिक उपयोग के लिए जिलाधिकारी की अनुमति जरूरी है, लेकिन यहां बिना अनुमति पंचायत की मिलीभगत से निर्माण किया गया। ग्राम पंचायत पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम सेवक और सदस्य नियम तोड़ते रहे और सरकारी धन से कब्रिस्तान के नाम पर निर्माण होता रहा। यह केवल अतिक्रमण नहीं, बल्कि हिंदू समाज की आस्था और परंपरा पर सीधा हमला है। साधु संतों ने चेतावनी दी है कि महाकुंभ से पहले नासिक को जिहाद मुक्त करना होगा। गांव के लोगों ने मांग की है कि दोषियों पर अपराध दर्ज किया जाए और सख्त कार्रवाई हो। अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सवाल साफ है, क्या नासिक में गंगा के तट पर महाकुंभ और लैंड जिहाद साथ साथ चल सकते हैं? इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नासिक, जहां 2027 में भव्य कुंभ का आयोजन होना है, जहां हर आस्तिक अपने धर्म और आस्था के साथ पवित्र स्नान करेगा, लेकिन इसी नासिक की पावन भूमि पर अब लैंड जिहाद का दाग लग गया है। पालीखेत गांव में कब्रिस्तान के नाम पर सरकारी जमीन हड़प ली गई, नियम ताक पर रखे गए और पंचायत ने भी मिलीभगत से आंखें मूंद ली। सवाल बड़ा है, क्या पवित्र नासिक कुंभ से पहले भी जिहाद की राजनीति का अड्डा बनेगा? साधु संतों की मांग है, नासिक जिहाद मुक्त होना चाहिए। आज सवाल सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं है, आज सवाल है पवित्र नासिक की आत्मा पर चोट का। पालखेत गांव में जिस तरह कब्रिस्तान के नाम पर सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया गया, वो सिर्फ अतिक्रमण नहीं बल्कि सुनियोजित लैंड जिहाद है। ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सेवक और सदस्यों ने नियमों को धता बताते हुए मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान के नाम पर छूट दी। महाराष्ट्र भूमि महसूल अधिनियम साफ कहता है कि सरकारी जमीन का धार्मिक इस्तेमाल जिलाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ खुलेआम नियम तोड़े गए। सवाल है, क्या यह लापरवाही है या जानबूझकर राजनीतिक सौदेबाजी? स्थानीय लोग साफ आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के लोभ में पंचायत ने पवित्र भूमि को दांव पर लगा दिया। यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि गुनाह है। गुनाह नासिक की धरा के खिलाफ, गुनाह उस परंपरा और आस्था के खिलाफ जैसे नासिक सदियों से ढोता आ रहा है। और अब इसे साधु संतों ने भी राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है, क्योंकि 2027 में यही होगा कुंभ मेला, जहां करोड़ों हिंदू संत, श्रद्धालु और अखाड़े जुटेंगे। सवाल सीधा है, क्या तब तक नासिक जिहाद की राजनीति से मुक्त होगा? साधु संतों की मांग है, नासिक की पवित्र धरा पर किसी भी तरह का जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा। क्या सरकार इतनी कमजोर है कि अपने ही नियमों को लागू नहीं कर सकती? क्या प्रशासन इतना दबाव में है कि समाज विशेष को खुश करने के लिए पूरे महाराष्ट्र की आस्था से खिलवाड़ कर सकता है? आज देश का हर राष्ट्रवादी नागरिक पूछ रहा है, कब्रिस्तान के नाम पर सरकारी जमीन क्यों हड़पी गई? क्या हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं? क्या उनकी आस्था और संस्कृति का कोई मूल्य नहीं? यह सिर्फ नासिक की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई पूरे भारत की है। कुंभ और जिहाद साथ नहीं रह सकते। हम साफ चेतावनी दे रहे हैं, अगर प्रशासन ने इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई नहीं की, दोषी अधिकारियों और पंचायत पर सख्त अपराध दर्ज नहीं किए, तो आने वाले कुंभ से पहले ही यह आंदोलन सड़कों पर उतरेगा। साधु संतों ने ऐलान कर दिया है, नासिक को जिहाद मुक्त करना ही होगा। अगर सरकार ने देर की तो यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि हिंदू समाज का महासंग्राम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। पहली नजर में यह यात्रा सामान्य कूटनीतिक मुलाकात लग सकती है, लेकिन इसके मायने बेहद गहरे हैं। यह मुलाकात एशिया की बदलती शक्ति संतुलन और भारत जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी की नई इबारत लिखने वाली है। जापान ने अगले 10 सालों में भारत में $10 ट्रिलियन
यानी करीब 5,800 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। यह 2022 में किए गए निवेश वादे से दुगना है। यह भरोसा दिखाता है कि जापान अब भारत को चीन और अमेरिका के बीच संतुलन साधने वाला सबसे बड़ा साझेदार मान रहा है। दरअसल चीन की आक्रामक नीतियों और अमेरिका के टैरिफ राष्ट्रवाद ने जापान को नए विकल्प खोजने पर मजबूर किया है। वॉशिंगटन ने अपने सहयोगियों पर 15 से 20% तक टैरिफ थोप दिए, जिससे जापान को भारी आर्थिक दबाव झेलना पड़ा। नतीजा यह है कि अब जापान भारत को सबसे बड़ा और भरोसेमंद बाजार मान रहा है। भारत की 1.4 अरब की आबादी, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग और 6.4% जीडीपी ग्रोथ इसे जापान के लिए सबसे उपयुक्त बनाते हैं। यही वजह है कि जापानी पूंजी अब भारत में मजबूत ठिकाना तलाश रही है। सेमीकंडक्टर रेनेसांस प्रोजेक्ट कंपनी 2027 तक 2 नैनोमीटर चिप बनाने का लक्ष्य रखती है और भारत इसमें पैकेजिंग व डिजाइन हब बन सकता है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करें तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल दिसंबर 2029 तक पूरी होगी। यह दोनों देशों की साझेदारी का प्रतीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास, नॉर्थ ईस्ट भारत में सड़क निर्माण, गुवाहाटी की जल वितरण प्रणाली और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जापान की बड़ी भूमिका है। एफटीए से यूरोप पहुंच, यानी कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले एफटीए की वजह से भारत में जापानी निवेश को सीधे यूरोप तक टैरिफ फ्री पहुंच मिलेगी। 2008 से शुरू हुई सुरक्षा साझेदारी अब गहराई तक पहुंच चुकी है। 2024 में दोनों देशों ने नौसेना के लिए यूनिकॉर्न मस्त विकसित करने का समझौता किया। मालाबार अभ्यास और क्वाड ढांचे के तहत भारत और जापान मिलकर इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता का जवाब दे रही हैं। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह जापान दौरा सिर्फ निवेश या व्यापार की नहीं है, बल्कि यह भारत की नई वैश्विक भूमिका का प्रतीक है। आज जब अमेरिका अपने साझेदारों पर टैरिफ थोप रहा है और चीन धमकियों से दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, तब भारत भरोसेमंद और आत्मविश्वासी सहयोगी के रूप में सामने आया है। बुलेट ट्रेन से लेकर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट और रक्षा सहयोग तक भारत जापान की साझेदारी एशिया के भविष्य को तय करने वाली है। और अब हम बात करेंगे मुंबई की। लाल बाग राजा के प्रथम दर्शन से ही मुंबई में गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई वासियों का उत्साह और भक्ति देखते ही बन रहा है। लाल बाग राजा के पारंपरिक फोटो सेशन के साथ ही गणेश उत्सव का शुभारंभ हो गया। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए इस वर्ष विशेष फोटोशूट का आयोजन किया गया है, क्योंकि दर्शन के दौरान यहां हमेशा भारी भीड़ रहती है। इस साल लाल बाग राजा का दरबार तिरुपति बालाजी के स्वर्ण मुकुट में स्थापित किया गया। इसके लिए विशेष रूप से स्वर्ण गजानन महल का निर्माण किया गया है। प्रेममयी मूर्ति को स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया। लाल बाग राजा की दिव्य और भव्य प्रतिमा उनके सुनहरे चरणों और मुकुट के साथ पहली बार इस वर्ष दर्शकों को 50 फीट ऊंचे दरबार में देखने को मिल रही है। फोटो सेशन के दौरान लेजर लाइटों का विशेष उपयोग किया गया, जिससे लाल बाग राजा का यह पहला दर्शन और भी आकर्षक और भव्य बन गया है। मुंबई वासियों के लिए यह नजारा एक अविस्मरणीय अनुभव साबित हो रहा है। पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है और गणेशोत्सव की धूम पूरे रंग में देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए आज की जनमत में इतना ही। कल पुनः आपसे इसी समय नए मुद्दों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय